हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेरी का जवाब दूंगा इस वीडियो में, जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। और वो ये है कि मान लो मेरा क्लैट का एग्जाम निकल जाता है, मैं एनएलयू भी पहुंच जाता हूं, तो जब मैं एनएलयू पहुंचूंगा तो मुझे वहां पे कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और जब मेरा कॉर्पोरेट लॉ में जब प्लेसमेंट होगा तब मेरे कितने लैक्स के पैकेजेस लग सकते हैं। टीयर 1 एनएलयू में कितना लैक का पैकेज लग सकता है, टीयर 2 में कितना लग सकता है और टीयर 3 में कितना लग सकता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड में गाइज मैं आपको और भी छोटी छोटी क्वेरीज के जवाब दूंगा जो एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, और प्लस लास्ट में एक आपको बहुत ही प्रो टिप दूंगा जो आपको अपने दिमाग में रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वो। जब भी आप एनएलयू में जाओगे तब आपको वो टिप बहुत ही काम आएगी। और गाइज, ये जो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लैट का एग्जाम जो लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एनएलयू में जाओगे तब आपको अपने करियर के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं और कितने पैसे आप कमा सकते हो, मतलब आपकी कितनी प्लेसमेंट लग सकती है। और गाइज, जब ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तब ये वीडियो आपके लिए एज अ मोटिवेशन भी काम करेगा, ताकि आप क्लैट को क्रैक कर सको और आपकी अच्छे से अच्छी रैंक आ सके। तो चलिए गाइज, अब करियर ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कितने पैकेजेस आपके लग सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एनएलयूज की बात करूंगा कि आपको वहां से क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलता है। मतलब इस वीडियो में जुडिशरी की बात नहीं करेंगे और ना ही जैक की बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू करियर ऑप्शंस फ्रॉम एनएलयूज। तो चलिए गाइज, अब करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। तो जो पहला आपका ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, जिसके लिए ज्यादातर लोग एनएलयूज जाते हैं, टॉप एनएलयूज जाने की सोचते हैं, वो है कि उनको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। तो गाइस, जब आप टॉप एनएलयूज में पढ़ोगे तब आपके टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी प्लेसमेंट लगेगी। तो गाइस, टॉप एनएलयूज में क्या होता है, ये ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जैसे सैम कैम, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, सिरिल अमरचंद मंगलदास, एजीबी, लूथरा एंड लूथरा, ये सब जो लॉ फर्म्स हैं वो टॉप एनएलयूज आती हैं। एक 0 डे होता है जो एनएलयू में होता है, उसको प्लेसमेंट डे भी बोला जाता है। तो उस दिन प्लेसमेंट मिलती है। जितना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा एनएलयू में, उस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिल जाएगा। और गाइज, आपको कितना पैकेज मिल रहा है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी इंटर्नशिप्स की हैं और कैसी कैसी इंटर्नशिप्स की हैं, मतलब कितने अच्छे लॉ फर्म से आपने इंटर्नशिप किया हुआ है। तो गाइज, इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। और गाइज, इसके अलावा जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो एनएलयूज में होते हैं, जैसे आपका मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो जब आप उन कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करोगे या उनको जीत के आओगे तब ये आपकी सीवी में एज अ एड ऑन काम करेगा। तो इससे आपकी सीवी में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एनएलयू में जाओगे या किसी भी अदर लॉ स्कूल में जाओगे तो इन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट जरूर करना। इससे आपकी सीवी अच्छी होगी तो आपके पैकेज पे भी इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बनना चाहते हो, आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर लिटिगेशन करना है, लेकिन तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मूड कोर्ट इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइज, ओवरऑल यही बात थी। आपका टीयर 1 एनएलयू है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स आएंगी आपको प्लेसमेंट देने। आपके टीयर 1 एनएलयूज हो गए जैसे टॉप 5 to 7, और अगर आपका टॉप लॉ फर्म में प्लेसमेंट हो जाता है तो आपका एवरेज सैलरी जो होने वाला है वो अराउंड 12 to 18 lakhs पर एनम होने वाला है। तो गाइज, ये थी कहानी टीयर 1 एनएलयूज के बारे में। अब चलिए टीयर 2 एनएलयूज के बारे में जान लेते हैं, वहाँ पे कैसे पैकेजेस लगते हैं। तो गाइज, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स तो नहीं आती हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज की फर्म्स आती हैं, और इसीलिए रिलेटिवली आपको थोड़ा कम पैकेज मिलता है टीयर 2 एनएलयूज में एज कम्पेयर टू टीयर 1 एनएलयू। बट स्टिल गाइज, अगर आप इंटर्नशिप्स काफ़ी अच्छी करते हो, प्लस आपकी कॉलेज में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो आप अच्छे टीयर 1 के बराबर वाले प्लेसमेंट ले सकते हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि बड़ी वाली फर्म आपके कॉलेज भले ना आई हो, लेकिन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी सीवी अच्छी रहेगी, इंटर्नशिप आपने अच्छी की है, तो आपका टीयर 1 एनएलयू वाला पैकेज आपका लग सकता है। और गाइस, टीयर 2 एनएलयूज में आपका कैंपस प्लेसमेंट अराउंड 10 to 14 lakhs पर एनम होता है। गाइस, अब टीयर 3 एनएलयूज की बात कर लेते हैं। तो गाइस, टीयर 3 एनएलयू में एक बहुत ही कड़वा सच है, और वो ये है कि वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट जनरली नहीं होती है। अगर आपका प्लेसमेंट होता भी है तो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगा, मतलब आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा टीयर 3 एनएलयू से अगर आप बिलोंग करते हो और आपको अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। और गाइस, अगर प्लेसमेंट की भी बात करें तो आपका अराउंड 7 to 10 lakhs पर एनम ही लगने वाला है अगर आप टीयर 3 एनएलयू से बिलोंग करते हो। और गाइस, टीयर 3 एनएलयूज में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग एक लॉ फर्म को पकड़ लेते हैं, उसी में 2-3 बार इंटर्नशिप करते हैं। तो इससे होता क्या है कि उस पर्टिकुलर लॉ फर्म को अगर आपका काम पसंद आता है, उस टीयर 3 एनएलयू स्टूडेंट का काम पसंद आ जाता है, तो वो फर्म उस स्टूडेंट को पीपीओ दे देती है कि हाँ भैया ठीक है, आप जाओ पढ़ाई लिखाई करो, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम आपको प्लेसमेंट देंगे। तो टीयर 3 एनएलयू में कुछ लोग ऐसे भी अपनी प्लेसमेंट सिक्योर कर लेते हैं। तो गाइस, यही पूरा था। एनएलयू में कैसे प्लेसमेंट लगती है और कितना प्लेसमेंट लगता है ये हमने जान लिया।
अब चलिए जानते हैं अपने सेकंड करियर ऑप्शन के बारे में, और वो है कोर्ट लिटिगेशन। अब गाइस कोर्ट लिटिगेशन में आपको ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, वो आप ऑलरेडी जानते ही हो कि आपको कोर्ट जाना है, वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप काम सीखोगे, अपने खुद के क्लाइंट्स बनाओगे, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो यही सब होता है कोर्ट लिटिगेशन में। और कोर्ट लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉयर में यही फ़र्क होता है कि हाँ, कॉर्पोरेट लॉ में आपको शुरुआत में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, पैसे आने लगते हैं, लेकिन कोर्ट लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट लिटिगेशन में एक पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड रहता है कि आपको स्ट्रगल करना ही करना है अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। हालांकि अगर आपके माता पिता या परिवार में, खानदान में कोई बढ़िया लॉयर है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन वाले हो तो आपके लिए स्ट्रगल है। लेकिन गाइस समय और मेहनत की ही बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस चल जाती है, आपकी मेहनत से आप अगर उसको अच्छे से समय देते हो, तो अगर पैसे कमाने की बात करते हैं तो स्काई इज द लिमिट इन कोर्ट लिटिगेशन। मतलब कोई हिसाब नहीं रहेगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो कुल मिला के गाइस कोर्ट लिटिगेशन भी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और इसमें भी गाइस आपको जो फील्ड पसंद है आप उसके अंदर जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो आपको फैमिली लॉ के केसेस करने हैं तो फैमिली कोर्ट पकड़ लो, आपको कंपनी लॉ में इंटरेस्ट है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पकड़ लिया। तो ऐसे ऐसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा सेकंड करियर ऑप्शन। अब चलिए हम लोग अपने थर्ड करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, और वो है इन हाउस काउंसिल। तो देखिए गाइस, आज के ज़माने में ना आप ये चीज़ नोटिस करोगे ना, तो लॉयर की ज़रूरत ना हर किसी को है, और हर किसी को लॉयर की नीड है। इसलिए आप ना अपने लॉ स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, तब आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब से आपने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की है तब से लोग आपसे और भी जुड़ने की कोशिश करने लगे हैं और आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉयर की ज़रूरत हर किसी को लाइफ में अपने पड़ती है, और दोस्ती करने के बाद उनको फ्री में थोड़ी बहुत लीगल एडवाइस भी मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। तो गाइस जो नए नए कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, इनफैक्ट जो हमारे बैंक्स होते हैं ना, उनके खुद के लॉयर्स होते हैं जिनको इन हाउस काउंसिल्स कहते हैं। तो गाइस इन कंपनीज के, इन स्टार्टअप्स के खुद के लॉयर होते हैं, खुद की लीगल टीम होती है जो इनको लीगल मैटर्स में असिस्ट करते हैं। क्योंकि गाइस बीमारी और लीगल ट्रबल कब आ जाए वो किसी को नहीं मालूम है, इसलिए जो इतनी बड़ी बड़ी या छोटी छोटी कंपनियां भी होती हैं तो वो अपना एक लीगल एडवाइजर जरूर रखती हैं, और उनको इन हाउस काउंसिल बोलते हैं। तो वो भी एक करियर ऑप्शन है। अब चलिए गाइस अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है एकेडमिक से रिलेटेड, मतलब आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हो। तो गाइस जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लोगे तो आप किसी भी कोचिंग में जो लॉ एंट्रेंस की तैयारी कराते हो या जुडिशरी की तैयारी कराते हो, तो वहाँ पे आप टीचर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो वो भी आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए होगी जिसको हम लोग LLM बोलते हैं। और LLM गाइस NLU से आपको 1 साल की मिल जाएगी। ये 2 साल बनाने की कोशिश की जा रही है इसको, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि DO में आपको 3 साल का भी LLM देखने को मिलेगा। तो आपको LLM की डिग्री की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसको UGC नेट बोला जाता है। तो वो एग्ज़ाम जब आप क्रैक कर लोगे तब आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हो। और हाँ, जितने अच्छे कॉलेज से आप LLM करोगे उतने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ा पाओगे। तो यही सब थे सारे करियर ऑप्शंस गाइस, और यही सब था प्लेसमेंट का सीन। अब चलिए और भी छोटी छोटी क्वेरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। तो गाइस पहली क्वेरी ये है कि जो एक कॉर्पोरेट लॉयर है, क्या कभी वो कोर्ट जाता है या अपने मतलब ऑफिस में बैठा रह जाता है? तो गाइस इसका जवाब ये है कि एक कॉर्पोरेट लॉयर जनरली कोर्ट में नहीं जाता है। हालांकि जितनी भी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं जिसमें वो काम कर रहा है, उसकी एक खुद की लीगल लिटिगेशन टीम होती है। अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर उस लिटिगेशन टीम का पार्ट है तो उसको कोर्ट जाने को मिलेगा, कोर्ट प्रैक्टिस करेगा, वो अच्छा खासा लिटिगेशन का उसको एक्सपीरियंस आएगा। और अगर लिटिगेशन टीम का वो मेंबर नहीं है तो वो यूजुअली नहीं जाएगा। और इसके बाद गाइस एक और क्वेरी है जो दिमाग में आती है क्लैट एस्पिरेंट की, और वो ये है कि क्या हमारी नौकरी इंटरनेशनल फर्म में लग सकती है? तो गाइस इसका जवाब है हाँ, लेकिन वो सिर्फ टॉप 3 या 4 NLUs में होता है। गाइस बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैं जिनको मैजिक सर्कल भी कहा जाता है। मैजिक सर्कल फर्म्स जनरली ये लंदन बेस्ड होती है, मतलब UK बेस्ड होती हैं। तो ये इंडिया आती हैं, यहाँ पे टॉप जो NLUs हैं वहाँ से बच्चों को पिक करती हैं। जैसे आपके NLSIU बैंगलोर हो गया, आपके वेस्ट बंगाल NUJS हो गया, वहाँ से बच्चों को पिक कर लेती हैं। एक NLU से बेसिकली 3 या 4 बच्चे लेती होंगी, और एवरेज पैकेज लग जाता है अराउंड 40 to 60 lakhs पर एनम। हालांकि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा टीडियस होता है। अब गाइस इसके बाद एक क्वेरी आता है, वो है कि जो लोअर NLUs में कम प्लेसमेंट लग रही है, हायर NLUs में, टॉप NLUs में ज़्यादा प्लेसमेंट लग रही है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि लोअर NLUs बिल्कुल ही बेकार हैं? तो इसका जवाब गाइस ये है कि ऐसा नहीं है। गाइस आप कोई भी NLU में जाओगे आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ाई लिखाई अच्छी मिलेगी। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। टॉप NLUs में आपकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है,
लोअर एनएलयूज में आपकी थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोअर एनएलयूज है वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है और जो टॉप एनएलयूज है वो काफी पुराने हैं। तो वहाँ पे मतलब उनका एलुमनाई बेस भी बहुत तगड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे प्लेसमेंट भी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप टॉप एनएलयू में पढ़ते हो ना, तो अगर वहाँ से आप प्लेस हो जाते हो, किसी टॉप लॉ फर्म में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना, तब आपको अपने कॉलेज के कई सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ऐसी फर्म्स में ना एक ऐसा कल्चर भी क्रिएट हो जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। हालांकि लोअर एनएलयूज बेकार नहीं होते हैं, अब वहाँ पे भी जाके अच्छे से मेहनत करोगे, लग के मेहनत करोगे तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, हालांकि ऑफ कैंपस। अब गाइज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो एक क्लैट एस्पिरेंट दिमाग में आता है, और वो ये है कि क्या अगर मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतना अच्छा नहीं है तो क्या मैं अच्छा लॉयर नहीं बन पाऊंगा? तो गाइज इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे लॉयर बन जाओगे, और इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स खराब है तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन पाओगे। अब देखिए, एक लॉयर की जो पहचान होती है ना, वो इससे होती है कि उसकी आर्ग्यूमेंट स्किल्स कैसी है और उसकी रिसर्च स्किल्स कैसी है और वो कितने घंटे बैठ के काम कर सकता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि एक अच्छा लॉयर क्या होता है। हालांकि गुड स्पीकिंग स्किल्स ऐसा कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छे लॉयर होगे, नहीं है तो नहीं होगे। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो इसको निकाल दीजिएगा। तो गाइज ये कुछ थी क्योरीज जो एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में आती है। अब चलिए उस प्रो टिप के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। अब प्रो टिप ये है कि अब जब भी अपने लॉ स्कूल जाना, भले वो एनएलयू हो या फिर एनएलयू ना हो, वहाँ पे एक्सप्लोर बहुत करना। क्योंकि गाइस ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एक मतलब प्री डिसाइडेड माइंडसेट बना के ही लॉ स्कूल में जाते हैं कि भैया मुझे बहुत बड़ा लिटिगेटर बनना है, या मुझे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, या बहुत बड़ा मुझे मतलब जज ही बनना है सिर्फ। तो सिर्फ इस माइंडसेट से ना जाइएगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके दिमाग में जुडिशरी होता है, तो जब वो लॉ स्कूल में जाते हैं तो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना वो अच्छी इंटर्नशिप करने जाते हैं कॉर्पोरेट वाली। तो मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बाकी जो मतलब फील्ड्स होती हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं, उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत से लोग माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे हाँ कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। तो जब उनका प्लेसमेंट हो जाता है तब वो पता चलता है हाँ ठीक है, पैसे तो आ रहे, लेकिन उनको उस काम में मजा नहीं आ रहा है। अब वो इसलिए हो जाता है कि क्योंकि वो लोग उतना एक्सप्लोर नहीं किए होते। अगर वो एक्सप्लोर किए होते तो वो और ऑप्शंस देखते, अगर वो उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते तो उनको पता चलता कि हाँ ये चीज़ जो मैं पहले सोचा था वो उतनी बेटर नहीं मुझे सूट कर रही है जो ये चीज़ मुझे उतना सूट कर रही है। तो इस चीज़ को गाइज अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपका क्लैट हो जाता है, एलेट हो जाता है, एनएलयू में आप जाते हो, अगर आपका क्लैट एलेट नहीं होता है, फिर भी अगर अदर लॉ स्कूल में जाते हो, तो ये तब भी ये चीज़ एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करिएगा एंड डोंट बी रेस्ट्रिक्टेड। 4th ईयर तक आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है आगे। तो यही था छोटा सा ज्ञान, इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड। तो यही सब था इस वीडियो में गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।